बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्टोरी की, द वॉइस विच हैज़ बीन रिटन बाय V.S. परिचैट इन 1945। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स अबाउट अदर लिटरेरी वर्क्स। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने राइटर के बारे में। तो हमारे जो राइटर हैं वो पैदा हुए हैं दिसंबर 1900 एंड ही वाज डाइड ऑन March 20, 1997 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। सो जो इनका फुल नेम है सर विक्टर सॉर्डन प्रिचेट। एक ब्रिटिश राइटर थे एज वेल एज अ वेल नाउन क्रिटिक। ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इनकी वॉल्यूम्स थे इनके शॉर्ट स्टोरीज़ के, जिसके बेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और ये फेमस अपने नॉन फिक्शनल वर्क की वजह से भी हुए, जो था अ कैब एट द डोर 1960 एंड मिडनाइट ऑयल 1971। फिर उसके बाद इन्होंने एसेज भी लिखे, इन्होंने बायोग्राफी क्रिटिसिज्म भी इन्होंने किया, और ये इन्होंने BBC में वर्क किया ड्यूरिंग World War II। और सर प्रिचेट जो थे वो स्ट्रोक की वजह से इन लंदन 20 मार्च 1997 को इनकी डेथ हो गई। इनकी वर्क्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले। इनको नाइट बैचलर भी इन 1975 में, जो भी इनका लिटरेरी वर्क था उसकी बेस पे इनको नाइट बैचलर भी बना दिया गया। और इनकी सर्विस जो लिटरेचर में थी उसकी वजह से कंपेनियन ऑफ ऑनर इन 1993 इनको इसका भी टाइटल दिया गया। अब इनमें जो बाकी अवार्ड्स हैं उसमें FRSL है 1958 में इनको अवार्ड मिला, CBE जो है 1968 में अवार्ड मिला, द हिनमैन अवार्ड 1969, द पेन अवार्ड 1974, WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1990 एंड द गोल्डन पेन अवार्ड 1994। बड़ी बात कि ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे पेन इंटरनेशनल के। तो जी अब हम इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी बेस पे इनको इतने ज़्यादा अवार्ड मिले और टाइटल्स भी मिले। उसमें आ जाता है यू मेक योर ओन लाइफ, कलेक्टेड स्टोरीज, व्हेन माय गर्ल्स comes home, the Camberwell Beauty and a careless video, from marching span to at home and abroad, and 2 volumes of memories। इसमें आता है A Cab at the Door एंड द मिडनाइट ऑयल। फिर उन्होंने कलेक्शन की क्रिटिकल एसेस की, इसमें इंक्लूड है द मिथ मेकर एंड अ मैन ऑफ लेटर्स। सो आई थिंक इट्स इनफ अबाउट राइटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एक मॉर्गन है और दूसरा है मिस्टर फ्रैंक लिविस। दोनों ही क्लर्जी मैन हैं और प्रीस्ट हैं इन द चर्च। मिस्टर फ्रैंक लिविस है वो बहुत ज़्यादा प्राइडी मैन है, फनेटिक मैन है, और अपने आप को एक बेस्ट एंड परफेक्ट क्रिएचर डिस्कस जो है कंसीडर करता है। बाकी मखलूक, बाकी नॉर्मल इंसानों से अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। पावर नहीं होती कि किसी को माफ़ कर दिया, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो ये कभी भी माफ़ नहीं करता उसको। बेशक वो एट द एंड बड़ा अच्छा इंसान बन जाए, अपने आप सारे गुनाह जो है उसकी माफ़ी मांग ले सबसे, लेकिन इसमें पावर नहीं होती क्योंकि ये अपने आप को एक बड़ा परफेक्ट इंसान मानता है, गॉड का क्रिएचर जो कि सबसे आला और अहमियत रखने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर मॉर्गन का। मॉर्गन जो है उसको डेविल कंसिडर करता है लिविस। इसको भी कुछ नहीं समझता क्योंकि जो मॉर्गन है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, विस्की लेता है, स्मोक करता है, यानी कि वो काम जो एक प्रीस्ट को शोभा ही नहीं देते, ठीक है, वो वाले काम करता है। और चर्च में रहते हुए वो सारे काम करता है, इस वजह से इसको डेविल कंसिडर किया जाता है और इसको चर्च के ओहदे से हटा दिया जाता है, प्रीस्ट के ओहदे से हटा दिया जाता है। ये एक्स प्रीस्ट होता है और सबसे ओल्ड प्रीस्ट होता है उस चर्च का। चलूँ कि World War II का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम लोगों की साइकी इफ़ेक्ट हुई होती है और बमबारी चल रही होती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये जो नावल, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, नवेला है एक्चुअली, ये जो लिखा गया ना, ये World War II के दौरान लिखा गया, लेकिन इसमें World War II का थोड़ा सा इवेंट डिस्कस किया गया है,
लेकिन जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं लोगों पे, किस तरह प्राइस्ट जो होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, वो चर्च में छुप जाते हैं और अपने आप को किस तरह हाइड करते हैं, छुपाते हैं उस बमबारी से जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर के दौरान हो रही होती है। तो वो वाले साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल टेंशन जो हैं वो इसमें ज़्यादा दिखाई गई हैं। और जो मॉर्गन होता है वो भी उस एरा में किस तरह परेशान होता है और ड्रिंकिंग करता है अपनी परेशानी को ओवरकम करने के लिए, वो इसमें दिखाया गया है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेस्क्यू टीम से जो कि चर्च में पहुंची होती है। किस लिए पहुंची होती है? वहाँ पे एक आदमी फंस चुका होता है उस मलबे तले, एक डेब्रिस के नीचे फंसा हुआ होता है और हिम्स गा रहा होता है। रेस्क्यू टीम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस वजह से कि और रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग चुप कर जाएं, हमें सुनने दें कि इस सिंगिंग की आवाज़, इस हिम की, उनको नहीं पता होता हिम्स गाई जा रही है कि क्या गाया जा रहा है, सिर्फ उनको सिंगिंग की आवाज़ सुनती है। तो वो कहते हैं हमें सुनने दें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक्चुअली लास्ट नाइट यहाँ पे बमबारी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी ना, तो एक बॉम्ब जो था इस चर्च पे आके गिर गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग गिर चुकी थी। उस शेलिंग की वजह से वहाँ की जो फ्रंट दीवार थी वो गिर चुकी थी, बालकनी गिर चुकी थी और उस चर्च की रूफ जो है वो भी बुरी तरह डैमेज हुई थी, उस बमबारी की वजह से वो भी गिर गई थी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू टीम तमाम लोग चुप कर जाते हैं और जो रेस्क्यू टीम वाले होते हैं वो क्लियरली आवाज़ को पहचान रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि कहाँ से आ रही है। और जब वो क्लियरली सुन रहे होते हैं कि कहाँ से आ रही है, फिर उस जगह पे वो डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं शॉवल्स के साथ। शॉवल कहते हैं बेलचे को, और बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं ताकि जो नीचे बरीड हुआ इंसान है, दबा हुआ इंसान है, वो उसको इनकरेज मिल सके। जैसे जैसे वो डिगिंग करते हैं ना तो आवाज़ और क्लियर होती जा रही है, तो उनको पता चल जाता है कि ये हिम्स कोई गा रहा है, कोई हिम गा रहा है, यानी कि चर्च से रिलेटेड ही बंदा है। तो क्लर्जी मैन जो हमारा सेकंड प्रीस्ट है, मिस्टर फ्रैंक लेविस, वो वार्डन वाले के साथ वहाँ पे खड़ा होता है, जो कि वहाँ पे डिगिंग करवा रहा है ना, वार्डन वाला रेस्क्यू टीम का एक मेंबर है, उसके साथ खड़ा होता है। वार्डन अचानक जब वो हिम गा रहा होता है ना, तो उसको वो कहता है मिस्टर लेविस को कि ये तो मॉर्गन है। जो मिस्टर लेविस है वो बड़े हैरानगी वाली आंखों से देखता है वार्डन को, कहते हैं लेविस यहाँ पे कैसे आ सकता है, जबकि मैंने तो लास्ट नाइट जो थी हमारी चर्च का डोर लॉक था, तो ये अंदर कैसे आ गया डेविल। जैसे जैसे वो डिगिंग करते हैं वहाँ पे एक क्लाउड सा बन जाता है डस्ट का। जो वॉइस है सिंगिंग की वो स्टॉप नहीं होती, वो बढ़ती जाती है और हिम्स जो है बड़ी ऊंची आवाज़ में गाने लग जाती है ताकि लोग उसको पहचान लें। क्लर्जी मैन है ना, वो जेलेसी में कहता है कि मस्ट ही सिंग सो लाउड, मस्ट ही एडवर्टाइज हिमसेल्फ, आई लॉक्ड अप माई सेल्फ लास्ट नाइट, हाउ द डेविल डिड ही गेट इन। यानी कि वो अपने आप पे पिटी हासिल करने के लिए सिंगिंग कर रहा है, अपने आप को एडवर्टाइज करवाने के लिए सिंगिंग कर रहा है। क्या इतनी ऊंची आवाज़ में इसको सिंगिंग करनी चाहिए? मैंने तो दरवाज़ा और अपना आप लॉक कर लिया था इस चर्च में, तो ये डेविल इसके अंदर कैसे आया? एक्चुअली जो मॉर्गन था वो लास्ट एक्स प्रीस्ट था उस चर्च का, और उसको एक्सपेल कर दिया गया था उसकी सर्विसेज से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था और स्मोकिंग करता था। लिविस कहता है कि शायद ये इसके लिए पनिशमेंट है गॉड की तरफ से, जो इस मलबे तले से दब गया है, बट ही स्टिल सिंगिंग शेमलेसली वाइल ही इज़ डेविल। तो ये यहाँ पे उसका मजाक उड़ाता है अपने अंदर कि ये शेमलेसली सिंगिंग कर रहा है, गॉड का नेम ले रहा है, जबकि गॉड ने ही इसको पनिश किया है, और ये डेविल की तरह, बेशर्मों की तरह जो है फिर भी उसका नाम लिया जा रहा है गॉड का। सडनली वहाँ पे जो डिगिंग कर रहे होते हैं ना लोग, 2 लोग होते हैं, एक होल के अंदर होता है और दूसरा जो है वार्डन बाहर खड़ा होता है। अचानक होल के अंदर जो है एक वुडन स्लेट स्लिप करने लग जाती है। वार्डन जो है वो लाउड आवाज़ में बुलाता है उस डिगिंग करने वाले इंसान को कि तुम बाहर आओ, यहाँ पे स्लेट जो है वुडन स्लेट गिरने वाली है। और जो अंदर डिगिंग कर रहा है बंदा, वो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से वो बाहर आता है, उससे बच के आता है, तो स्लेट जो है वुडन स्लेट वो गिर जाती है अंदर। तो अब कहा जाता है कि कोई भी उसको नहीं बचा सकता, अब वो इस मलबे तले ही दबा रहेगा, वो मर जाएगा। क्या पता वो मर ही गया हो, क्योंकि अचानक उस सिंगिंग की आवाज़ स्टॉप हो जाती है और सबको लगता है कि शायद वो क्लर्जी मैन, वो ओल्ड मैन मॉर्गन मर गया है उस स्लेट की वजह से। लेकिन जो मिस्टर लिविस है
वो तब पिटी शो करवाता है, उसको तरस आता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उस स्लेट गिरने की वजह से एक गुबार सा उठता है और तमाम लोग जो है उस पॉइंट से पीछे चले जाते हैं, उस स्पॉट से जो है ना वो परे हट जाते हैं। लेकिन जो मिस्टर लिविस होता है वो भागता है और उस होल में चला जाता है, क्योंकि स्लेट गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा होल बन जाता है और वो अपने घुटनों के बल उस होल में मिस्टर लिविस चला जाता है, किस लिए? मार्गन को बचाने के लिए। और जब वो उस हॉल के अंदर जाता है तो मार्गन को 2 दफ़ा पुकारता है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिलता, कोई भी आंसर उसको नहीं मिलता। फिर जो लिविस है वो अपने हाथों के ज़रिए डिगिंग करना स्टार्ट कर देता है और फिर लाउडली शाउटली उसका नेम पुकारता है, लेकिन दोबारा भी कोई आंसर उसको फाइंड आउट नहीं होता। अब क्या करता है, वो बाहर एक खड़े आदमी से शॉवल उससे स्नैच करता है और फिर से शॉवल के साथ ना डिगिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जो अब लिविस है वो भी डिसअपियर हो गया था लोगों की नज़रों से। बाहर जो वार्डन वाले खड़े थे उनको लिविस भी नज़र नहीं आ रहा था अब, लेकिन वो उस वुडन स्लेट को जो है पीछे करता है। अब लिविस उसे कहता है कि मार्गन, इट्स लिविस, वी आर कमिंग, कैन यू हियर? लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलता। अब लिविस कहता है कि मार्गन, एक्स के लिए, कुल्हाड़े के लिए मुझे आवाज़ दो, अगर तुम ट्रबल में हो तो मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन फिर भी जो मार्गन है कोई भी आवाज़ नहीं देता, उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती लिविस को। वो बहुत ज़्यादा मायूसी की हालत में आ जाता है और अचानक वहाँ से आवाज़ें आने लग जाती हैं लोगों को भी, उसको भी, लिविस को भी, जैसे अंदर किसी को मारा जा रहा हो, रैबिट्स की तरह, डॉग्स की तरह। बहुत आवाज़ें देता है, लेकिन जब कोई क्लू नहीं मिलता ना तो वो कहता है मार्गन को कि मार्गन तुम गाओ, सिंग, गॉड विल फॉरगिव यू एवरीथिंग, ओनली सिंग। लेकिन फिर भी वहाँ से आवाज़ नहीं आती। अब जो लिविस है वो मीन्स के आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए वहाँ पे काम करता है, डिगिंग करता है। लिविस जो है अपने उस गैप तक पहुँच जाता है, नीचे तक, एक डार्क स्पेस तक, जहाँ पे सिर्फ वो अपनी गर्दन और शोल्डर्स के ज़रिए एक होल में मुँह डालता है और बोलता है कि मार्क, आर यू हेयर? एक आवाज़ सुनाई देती है लिविस को। वो आवाज़ पूछती है, हु इज़ हियर? लिविस बोलता है कि आर यू हर्ट? वो उससे पूछता है कि तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम किसी दुख में हो, किसी पेन में हो। और उसी के साथ वो रोने लग जाता है लिविस। अब लिविस फुल सिंपैथी शो करवा रहा है मार्गन के लिए, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि तो यहाँ ड्रिंकिंग करता था, स्मोकिंग करता था। तो जब वो सारा कुछ याद करता है तो फिर उसको गुस्सा आने लग जाता है मार्गन पे। वो उसका दिल करता है कि मैं इसको यहीं पे छोड़ के चला जाऊँ, मुझे इसकी हेल्प करने ही नहीं आना चाहिए। खैर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, चर्च तो लॉक थी, तुम यहाँ पे किस तरह आए? तो वो बताता है कि मेरे पास अपनी कीज़ हैं इस चर्च की, मैं तो यहाँ पे हर रोज़ आता हूँ स्मोकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, मैं इसी जगह पे हर रोज़ आता हूँ। लिविस को ये सुन के और गुस्सा आ जाता है और उसका दिल करता है कि वो जहाँ से चला जाए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं इसकी हेल्प करूँगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है, इस तरह हम किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं मर गया तो मैं खुदावंद को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो इस वजह से जो है वो मार्गन की हेल्प करता है। बट वो दोनों बहस करते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जब वो मार्गन ऐसी बातें करता है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ ड्रिंकिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए, तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई चीज़ टूटना शुरू हो गई है। तो वो चीज़ कौन सी थी? वो वही वुडन स्लेट थी। यहाँ से उसने एक किनारे से मुंह निकाल के डेविस जो है उससे मार्गन से बातें कर रहा था लिविस, तो वो टूट गई थी और अचानक ही वहाँ पे एक बड़ा सा खड्डा बन गया था जिसके अंदर मिस्टर लिविस गिर जाता है और फंस जाता है। अब वो भी हेल्प के लिए जो है वो चिल्लाने लग जाता है कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता उनकी हेल्प के लिए। मार्गन उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। इस दफ़ा के अल्फाज जो मार्गन के होते हैं वो लिविस को एक रिलीफ देते हैं। इस दफ़ा मार्गन जो है वो शर्मिंदगी फ़ील कर रहा होता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा वो मार्गन को इस तरह सुन रहा होता है। उसने कभी मार्गन के बारे में अच्छा नहीं सोचा लिविस ने, लेकिन इस दफ़ा वो अच्छा सोचने पे मजबूर हो रहा होता है क्योंकि ये पहली दफ़ा थी जब वो सुकून के साथ मार्गन को सुन रहा था। वो कहता है कि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत सॉफ्ट थी और शेमफुल थी और उसका जो लहजा था
वो इस तरह था कि जैसे वो फील कर रहा है कि मुझे सज़ा मिली है, ये मुझे एडम ने मतलब किक एक मारी है जिसकी बेस पे मैं इस मलबे तले दब गया हूँ। ये मेरे ही गुनाह हैं जिसकी वजह से मैं इस मलबे तले हूँ। और ये जो आवाज़ थी मॉर्गन की बहुत जेंटल थी और फ्रेगमेंटरी थी। और इसके बाद ये दोनों जो हैं वो सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर आस्किंग हेल्प। इसी तरह ये स्टोरी इसी पॉइंट पे एंड हो जाती है। एक्चुअली ये स्टोरी थी इसलिए लिखी गई, ये एक आवाज़ थी उनके लिए जो ख़ुद को बड़ा प्रीशियस समझते हैं, परफेक्ट समझते हैं और कहते हैं कि हम ही गॉड के अच्छे बंदे हैं और तो बाकी कोई भी नहीं है। ये उन दो प्रीस्ट्स की स्टोरी थी जो कि ख़ुद को एक परफेक्ट क्रिएचर मानते थे और जब ये भी दब गए तो ये उन लोगों की हेल्प मांग रहे थे जिनको ये इम्परफेक्ट समझते थे, जिनको ये कुछ नहीं समझते थे, जो वो क्रिएचर जिनको ये कहते थे कि हम परफेक्ट हैं, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हम बड़े भाई आला ज़रफ़ के लोग हैं। लेकिन जब ये आला ज़रफ़ के लोग दब गए तो ये उन्हीं कम ज़रफ़ों को पुकार रहे थे हेल्प के लिए जिनको सारी ज़िंदगी ये बदतर समझते रहे, अपने आप को बदतर समझते रहे। तो एक्चुअली एक मॉरल लेसन है, इसका मॉरल लेसन ये है कि फॉरगेट, फॉरगिव एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर विद देयर वाइस एंड virtues। के लोगों को माफ़ करना सीखो, उनकी गलतियों को भुलाना सीखो, उस लोगों को वैसे एक्सेप्ट करना सीखो जैसे कि वो हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, सिर्फ तुम लोग अच्छे नहीं हो, वो भी अपने वाइसेस वर्चुअस की बेस पे वो भी बड़े अच्छे हैं। बस तुम एक चर्च में रहते हो, तुम लोगों को बाइबल पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, इस वजह से तुम अपने आप को सुपीरियर समझते हो और दूसरों को इन्फीरियर समझते हो, जबकि तुम सब इक्वल हो। तुम बाइबल की बेस पे शायद उनके इक्वल हो और वो अच्छे काम करते हो, इस वजह से वो अल्लाह के करीब हों या खुदावंद के करीब हों। तो यही इस स्टोरी का मॉरल लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।